आज हम डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में जानने वाले हैं। ये रेशियो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आप इजीली पता लगा सकते हैं कि कोई बिजनेस या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं होगा, और ये आपको लॉस से भी बचाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज हम जानने वाले हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और साथ ही हम लाइव किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करके देखेंगे। तो दोस्तों, इस बात पे एक लाइक तो बनता है। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास नई वीडियो के नोटिफिकेशन इजिली पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, डेट टू इक्विटी रेशियो एक फाइनेंशियल रेशियो है जो हमें बताता है कि किसी कंपनी में डेट यानी कितना लोन है कंपेयर टू शेयर होल्डर इक्विटी के मुकाबले। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डेट और इक्विटी के बारे में कुछ बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब कंपनी किसी से पैसे उधार पे लेती है या बैंक से लोन लेती है तो उस अमाउंट को डेट कहा जाता है, और इस डेट के ऊपर कंपनी को हर महीने ब्याज यानी इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। और वहीं शेयर होल्डर और कंपनी ओनर्स अपनी जेब से कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को इक्विटी कहा जाता है। और उनका मेन मोटिव कंपनी की ग्रोथ के ऊपर होता है ताकि कंपनी ग्रोथ करे और उन्हें अपने रिटर्न्स के ऊपर अच्छे बेनिफिट यानी प्रॉफिट मिल पाए। तो दोस्तों, हमने जाना डेट और इक्विटी क्या होते हैं। तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने दो रेस्टोरेंट लिए हैं, एक राम का रेस्टोरेंट है और एक श्याम का रेस्टोरेंट है, और इन दोनों के रेस्टोरेंट को हम कंपेयर करके जानते हैं कि किसका डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है। तो चलते हैं इनकी इनकम स्टेटमेंट पे। सबसे पहले हम राम के रेस्टोरेंट की इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो राम के रेस्टोरेंट की टोटल सेल है वो 1 लाख रुपए है मंथली, और इसकी COGS जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 20,000 रुपये। तो ये हम टोटल सेल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाता है। वो राम के रेस्टोरेंट का है 80,000 रुपये। उसमें से हम मार्केटिंग एंड सेल्स के खर्चे माइनस कर देते हैं, और ऑफिस और एडमिन के जिसके अंदर आते हैं लड़कों की सैलरी और रेस्टोरेंट रेंट भी आ जाता है। तो ये सब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास EBITDA निकल के आ जाता है। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं EBITDA में से, तो हमारे पास आ जाता है EBIT। तो राम के रेस्टोरेंट का EBIT निकल के 55,000 रुपये आ गया है, और इसे ही हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, यानी जो हमने लोन ले रखा है, जो हमारा डेट है, उसका इंटरेस्ट हम माइनस कर देते हैं EBIT में से, तो हमारे पास 30,000 रुपये निकल के आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम 30% का टैक्स पे कर देते हैं, तो हम 9,000 रुपये 30,000 रुपये में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो राम के रेस्टोरेंट का मंथली नेट प्रॉफिट निकल के आता है 21,000 रुपये। अब बात कर लेते हैं श्याम के रेस्टोरेंट की इनकम स्टेटमेंट की। तो श्याम के रेस्टोरेंट की आप देख सकते हैं जो टोटल मंथली सेल है उसकी 80,000 रुपये आ रही है। उसमें से हम COGS माइनस कर देंगे जो है 20,000 रुपये, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाता है, वो आ गया 60,000 रुपये। और उसमें से हम माइनस हम कर देते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स के खर्चे और उसके बाद ऑफिस एंड एडमिन के खर्चे, तो हमारे पास EBITDA निकल के आ जाता है, वो आ रहा है 45,000 रुपये श्याम के रेस्टोरेंट का। उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ रहा है श्याम के रेस्टोरेंट का, वो है 35,000 रुपये। उसके बाद आप देख सकते हैं कि श्याम के पास कोई डेट यानी लोन नहीं है तो उसे इंटरेस्ट पे नहीं करना है, तो हमारे पास EBT आ जाता है जिसे हम कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। तो हमारे पास 35,000 रुपये हैं, तो इस पे हमको 30% का टैक्स देना है, तो हम 30% टैक्स दे देते हैं 35,000 का, तो वो होता है 10,500। तो हम 10,500 35,000 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास श्याम के रेस्टोरेंट का नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है, और वो है 24,500 रुपये। तो आप दोनों रेस्टोरेंट को कंपेयर कर सकते हैं उनकी इनकम स्टेटमेंट पे। पहला पॉइंट निकल के यहाँ पे ये आ रहा है कि राम को मंथली इंटरेस्ट पे करना ही करना है, क्योंकि उसने अपने रेस्टोरेंट को चलाने के लिए लोन ले रखा है। बैंक को तो सिर्फ अपने ब्याज यानी इंटरेस्ट से मतलब होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस अच्छी तरह से चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। और दूसरा पॉइंट निकल के ये आता है, इनकेस मार्केट डाउन हो जाती है, जैसे कोरोना वायरस अभी आया था और यूक्रेन रशिया का वॉर चली थी, तो मार्केट सारी डाउन हो गई थी, इससे मार्केट को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो इस कंडीशन में राम को तो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रॉफिट जनरेट कर पाए या ना कर पाए। राम के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो इंटरेस्ट पे करे, वो चाहे वो कहीं से भी पैसा लेके आए, उसे बैंक का इंटरेस्ट पे करना ही करना है। और वहीं श्याम के ऊपर कोई डेट यानी लोन नहीं है, तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो इजिली हर सिचुएशन में सर्वाइव करके अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएगा। लेकिन राम के ऊपर लायबिलिटीज है जो उसे पे करनी है, इससे उसके सर्वाइवल के चांस बहुत कम हो जाते हैं। शायद उसे अपने दिवालिया या बैंकरप्सी भी घोषित करनी पड़े। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो उसका डेट जरूर देखें, कहीं उसका डेट इतना ज्यादा तो नहीं कि उसकी सर्वाइवल में दिक्कत आ रही हो। तो चलिए इन दोनों रेस्टोरेंट की डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं और जानते हैं कि इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा डेट टू इक्विटी का
फॉर्मूला, और वो है टोटल डेट यानी टोटल लोन डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। ये हमारा डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को पुट करते हैं और निकालते हैं राम के रेस्टोरेंट की डेट टू इक्विटी रेशियो। तो हम नीचे आ जाते हैं और मैं फॉर्मूला पुट करता हूँ। हमें लेना है सबसे पहले ऊपर डेट, तो हमारा डेट है 25 लाख रुपए डिवाइडेड बाय, और इसकी इक्विटी है 20 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो राम के रेस्टोरेंट की इक्विटी निकल के आ रही है वो 1.25 निकल के आ रही है। और अब हम निकाल लेते हैं श्याम के रेस्टोरेंट की इक्विटी। तो इसमें तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि श्याम ने कोई लोन ही नहीं रखा है। उसके सर्वाइवल के चांस सबसे ज़्यादा हैं कि वो हर सिचुएशन के अंदर अपने बिजनेस को चला भी पाएगा और इन फ्यूचर अच्छा ग्रो भी कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये जानना चाहिए, जो श्याम का डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आया 1.25 निकल के आया, वो सही है कि नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रेशियो 1.25 निकल के आया, ये एक बैड रेशियो निकल के आया है। जो डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा माना जाता है वो लेस देन 1 या 1 माना जाता है। इससे ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो एक बैड साइन माना जाता है। मैं इसे टाइप भी कर देता हूँ। डेट टू इक्विटी रेशियो होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए। इससे ऊपर अगर होता है तो उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें लॉस भी हो सकता है। दोस्तों जब भी आप डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करें और देखें अगर वो लेस देन 1 है या 1 है, तभी उस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करें। अगर उससे ज़्यादा है तो वो एक हाई डेट कंपनी है, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोन है, तो उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ सकता है और आपकी कैपिटल भी डूब सकती है। तो दोस्तों हमने राम और श्याम के रेस्टोरेंट से जाना कि डेट टू इक्विटी रेशियो का कितना इंपॉर्टेंस होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब हम जल्दी से लाइव किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोली है। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो को अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं और इसकी बैलेंस शीट भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं विप्रो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ विप्रो, और विप्रो पे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, और नीचे अब हम यहाँ पे आएंगे इसके फाइनेंशियल पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो डायरेक्ट हम इसकी बैलेंस शीट पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने विप्रो कंपनी की बैलेंस शीट खोल ली है और हमें चाहिए इसका डेट यानी लोन चाहिए। तो हम नीचे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा एक डेट होता है और मैं यहाँ पे पहले टाइप कर देता हूँ, विप्रो की निकाल रहे हैं ना, विप्रो हम पहले डेट लेने जा रहे हैं। तो डेट में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ लॉन्ग टर्म वाला, ये मैंने पेस्ट कर दिया। और अब हमें चाहिए लॉन्ग हो गया, अब हम शॉर्ट टर्म भी लेंगे, शॉर्ट टर्म बोरेंगे, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने कॉपी कर लिया है यहाँ से वो, और मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो हमारा जो टोटल डेट निकल के आ रहा है वो टोटल डेट हम सम कर लेते हैं इसका, वो इक्वल टू प्लस। तो हमारा यहाँ पे ये डेट निकल के आ गया, डेट टोटल डेट है ये टोटल डेट विप्रो का आ गया। अब हमें चाहिए टोटल इक्विटी। तो इक्विटी हमें बैलेंस शीट के अंदर मिल जाएगी। तो हम ऊपर आते हैं, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और हमारी बैलेंस शीट में पेस्ट कर देते हैं। ये हम पेस्ट कर दी। और अब हमें चाहिए, और रिजर्व एंड सरप्लस भी हमारा इक्विटी का पार्ट होता है, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं हम अपनी एक्सेल शीट में। अब इन दोनों का भी हम सम कर लेते हैं, सम इक्वल टू पेस्ट। तो हमारे पास टोटल ये इक्विटी निकल के आ गई, ये टोटल इक्विटी। तो हमारे पास विप्रो कंपनी की टोटल डेट और टोटल इक्विटी आ गई है। अब हम इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो निकालेंगे और फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो हमें फॉर्मूला पुट करना है, मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ डेट टू इक्विटी। तो मैं इक्वल टू करता हूँ, हमें चाहिए विप्रो कंपनी का डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो विप्रो कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो 0.14 है। ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर विप्रो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 या 1 से ज़्यादा होता तो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं रहता डेट टू इक्विटी रेशियो के बिहाफ पे। तो ये लेस देन 1 है, यानी विप्रो कंपनी अपने डेट के मामले में अच्छी है। तो चलिए इसे मैच भी कर लेते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे कि हमने सही कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है। तो चलते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, हम इसके रेशियोज पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे रेशियोज, ये रेशियोज का पेज खुल गया है। आप नीचे आके देख सकते हैं, ये हमें मिलेगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर। आप मैच कर सकते हैं कि जो टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो 0.14 निकल के आ रहा है, और हमने जो कैलकुलेट किया है वो भी 0.14 ही है। यानी इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि उस कंपनी में कितना डेट है कंपेयर टू इक्विटी के मुकाबले। तो दोस्तों हमने जाना कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और हम जब भी किसी स्टॉक
या कंपनी में इन्वेस्ट करें तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो जरूर मेजर करें, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर और एक्सपर्ट्स कहते हैं, यहाँ तक कि वॉरेन बफेट भी कहते हैं, सबसे पहले आपको माइंड में ये रखना चाहिए कि आपका कैपिटल सिक्योर रहे ताकि आप फ्यूचर में उससे प्रॉफिट यानी रिटर्न्स जनरेट कर पाएं। अगर आपका कैपिटल ही डूब गया तो आप किसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो हमेशा अपने माइंड में रखें कि आपकी कैपिटल हमेशा सिक्योर रहे। तो इसके लिए आप डेट टू इक्विटी रेशियो जरूर एनालाइज करें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास वीडियो और चैनल के रिगार्डिंग कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए।